अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आप लोगों के लिए जिन बच्चियों ने अभी रिसेंटली एफएससी के एग्ज़ाम दिए हैं या उनकी उम्र 25 ईयर से कम है और उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है और उनके मार्क्स 50% हैं एफएससी के अंदर और 60% हैं मैट्रिक के अंदर विद बायो मींस मेडिकल के साथ हैं, तो ये उनके लिए पाकिस्तान आर्मी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि वो उन बच्चियों को पाकिस्तान आर्मी में इंडक्ट करती हैं और अगर वो उनके प्रोसीजर्स को पूरे कंप्लीट करके पहुंच जाते हैं एएफएनएस की ट्रेनिंग के लिए। एएफएनएस स्टैंड्स फॉर आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो फ्रॉम द डे फर्स्ट उनको एक माहाना वजीफ़ा दिया जाता है और साथ ही उन्हें बीएससी नर्सिंग करवाया जाता है। तो इसका क्या किस तरीके से इसका सारा सिस्टम होता है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर समझाता हूँ। देखें बेटे, सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है एएफएनएस के लिए और जिन्होंने एफएससी करके अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि एक तो उस बच्ची को अनमैरिड होना चाहिए, दूसरा उस बच्ची के जो मैट्रिक हैं उसके अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए और एफएससी के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, जिस बच्ची के मैट्रिक के अंदर 50% मार्क्स हैं, मैट्रिक के अंदर 60% मार्क्स हैं और एफएससी के अंदर 50% मार्क्स हैं, वो बच्ची इसको अप्लाई कर सकती है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है इसका। सिंपल अपने गूगल के ऊपर जाएं और ये लिंक लिखा हुआ है www.joinpakaarmy.gov.pk, इसके ऊपर जाके अपना फॉर्म फिल करें। जब भी ये ऐड आता है, ये ऐड आता है हर साल जुलाई के महीने में, ठीक है, और इसकी प्रिपरेशन आपको चाहिए कि आप फ्रॉम द डे फर्स्ट, यानी कि जब आप एफएससी के सेकंड ईयर के अंदर आप दाखिल हो जाते हैं, तो अगर आपने एम किया हुआ है कि मैंने आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज को ज्वाइन करना है, तो आप फ्रॉम द डे फर्स्ट ऑफ योर सेकंड ईयर एफएससी प्री मेडिकल आपको ये से स्टार्ट कर देना चाहिए। अब एक और पॉइंट है, जिन बच्चियों के 50% मार्क्स हैं एफएससी के अंदर और उनकी 25 साल से कम उम्र एज है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मोर ओवर, जिन बच्चियों ने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया होता है, यानी कि जुलाई के अंदर नॉर्मली एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हो रहे होते हैं जिस वक्त ये ऐड आता है, तो ये सहूलत दी जाती है उन बच्चियों के लिए जिनका रिज़ल्ट नहीं आया होता कि वो अपने प्रिंसिपल से जाके या हेड मिस्ट्रेस से या हेड मास्टर से जाके अपने इंस्टीट्यूट के वो वहाँ से एक होप सर्टिफिकेट लें और उसको एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन उस होप सर्टिफिकेट को लाके अपने साथ जाएं सिलेक्शन सेंटर पे जब उनकी जो डेट आई हुई होगी, क्योंकि जब इस लिंक के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको 72 घंटे के बाद, यानी कि 72 आवर्स के बाद आपकी डेट इसके ऊपर शो हो जाएगी कि आपका किस डेट को टेस्ट है। उस डेट को आप अपना होप सर्टिफिकेट बाकी तमाम अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ जो मैं भी आपको बताता हूँ वो लाजमी साथ लेके जाएंगे, तो वो आपको एंटरटेन करेंगे, आपको टेस्ट देने देंगे। तो जिनका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा वो फिर आगे वो सर्विस की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लियर भी किया कि आपके अगर फ़र्स्ट ईयर जो आपका एफएससी फ़र्स्ट ईयर है उसके अंदर 50% मार्क्स हैं और आपने सेकंड ईयर के पेपर दे दिए हैं, तो आप अभी रिज़ल्ट आपका नहीं आया है और अभी आपके प्रैक्टिकल्स ही चल रहे हैं या अभी आपके पेपर्स रह रहे हैं कुछ देने वाले, तब भी आप अपने प्रिंसिपल से एक होप सर्टिफिकेट लेके तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आपने इसके लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए हुए नंबर के ऊपर। मज़ीद आपको मैं कुछ समझाता हूँ इसके अंदर। एक ना, आपने अगर अप्लाई करना है ट्रेंड नर्स के लिए, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग जेनरिक के अंदर क्वालिफाइड होती हैं वो, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं इस जॉब के लिए। पीएनसी का उनका इनरोलमेंट हुआ पड़ा हो और उनकी डुअल नेशनलिटी अगर है तो उनको एक नेशनलिटी सरेंडर भी करनी पड़ती है। और इस केस के अंदर जो ट्रेन नर्स हैं फीमेल्स,
ठीक है। उनके लिए ये है कि उनका जो उनको, वो अगर मैरिड हैं तो भी कोई इशू नहीं है, अगर वो डाइवोर्स हैं तो भी कोई इशू नहीं है, अगर वो विडो हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो अप्लाई कर सकती हैं। उनकी एज लिमिट 18 टू 28 ईयर्स है। जबकि जो बीएससी नर्सिंग के लिए है जॉब एएफएनएस की, उसके अंदर आपकी एज लिमिट 25 ईयर्स है। ठीक है, होपफुली ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगली चीज़ मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ इसके अंदर, कि आपका सिलेबस क्या होगा। बेटा, आपका जो सिलेबस है ये काफ़ी ज़्यादा होता है इसके अंदर, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इसके अंदर से आपका पूरा एग्ज़ाम बनाते हैं, वो लेते हैं आपसे, पूरा पेपर यहीं से बनता है आपका। तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसके अंदर 84 क्वेश्चंस आपके होते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे आप अगले टेस्ट को नहीं दे सकते। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद आप फ़िज़िक्स का पेपर देते हैं। अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो गया तो फिर आप फ़िज़िक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री और बायो, ये आलमोस्ट 64 क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके बाद फिर जनरल नॉलेज भी है, और फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट भी है। और इसके अलावा अगर जो ट्रेन नर्स के लिए अप्लाई करती हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग ऑलरेडी की हुई है, उनका प्रोफेशनल टेस्ट भी इसके अंदर होता है। होपफुली आपको सिलेबस की भी समझ आ गई होगी। ये फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में से होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपने इसको एम कर रखा है तो कम से कम सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही साथ इसकी प्रिपरेशन आप घर पे शुरू कर दें। ठीक है। तो अगली चीज़ जो आपको समझनी है इसके अंदर, कि आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या रिक्वायर्ड है, यानी कि आपका मेडिकल के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। तो उसके अंदर आपकी जो हाइट है ना, वो कम अज़ कम 5 फुट होनी चाहिए, और आपका जो वेट है वो बीएमआई के मुताबिक होना चाहिए। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स कैसे मालूम होता है? कि आप एक स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं एक हेल्दी बॉडी के लिए, वो ये है कि आपकी जितनी हाइट है उस हिसाब से वेट हो। तो अगर आप उसको अपने को चेक करना चाहते हैं कि मेरा वेट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा है, तो आप गूगल के ऊपर जाएं और वहाँ पे लिखें हाउ टू फाइंड बॉडी मास इंडेक्स, ये लिखेंगे तो उधर एक सॉफ्टवेयर खुल जाएगा जिसके अंदर आप अपना हाइट और वेट दोनों चीज़ें डालेंगे, तो आपका वो बता देगा कि आपका रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पे है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है। तो ये तरीक़ाकार होता है अपना बॉडी मास इंडेक्स को समझने के लिए। तो आप बॉडी मास इंडेक्स लिखेंगे उसके ऊपर गूगल के ऊपर, तो आपको ये समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या हैं इसके लिए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे पूरी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं, और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो इसलिए अगर आपने एम कर रखा है कि आपने एएफएनएस बनना है, तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको, सबसे पहले तो आपके पास ओरिजिनल फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। ये इन चंद डॉक्यूमेंट्स की जो आपके सामने मेंशन्ड है। एक तो आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक के, एफएससी के, वो सब आपके पास होने चाहिए। ठीक है। उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए 4-4 सेट्स के अंदर, और डोमिसाइल आपका होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है। तो डोमिसाइल अभी से बनवा लें अपना। उसके बाद अगर आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको उस डिपार्टमेंट से, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एनओसी भी रिक्वायर्ड है। अगर तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो फिर आप अपने उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से इस जॉब को अप्लाई करने के लिए एक एनओसी भी लेके आएंगे। फिर आपकी 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ भी होनी चाहिए, पिक्चर्स आपकी पासपोर्ट साइज़ की हों वो 3, और वो फ्रंट और बैक, ये याद रखिएगा, फ्रंट और बैक दोनों साइडों से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपका एनआईसी होना चाहिए। ठीक है, न्यू पैटर्न के ऊपर। और अगर आपका एनआईसी नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, आपके पास बे फॉर्म लाजमी होना चाहिए। और आजकल जो आपके मतलब जो 18 ईयर से कम लोग हैं जिनका एनआईसी कार्ड नहीं बन सकता, उनका स्मार्ट कार्ड नादरा बना के देता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। और एक पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए आपके पास 100 रुपीज़ का। ये कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, ये भी समझाता हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने जाना है नियरेस्ट जीपीओ पोस्ट ऑफिस जो है आपका, या कोई पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे पोस्टल ऑर्डर्स मिलते होते हैं, डिफरेंट प्राइसेस होती हैं उनकी। तो एक 100 रुपीज़ वाला पोस्ट ऑर्डर लेना है और उनसे कहना है कि ये आप इसके ऊपर एड्रेस जो लिखेंगे वो क्या होगा, डायरेक्टर जनरल पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन,
Director General Personal and Administration, DGPA. DGPA stands for Director General Personal Administration. General Headquarters रावलपिंडी, पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, ये आप उसके ऊपर लिखवा के वहाँ से लेंगे, और जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे इस एस्पेक्ट के अंदर, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन इसको आप अपने साथ लेके जाएंगे। वी गॉट इट। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, ये घर पे बैठ के ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, और वहीं पे आपने जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करना है। कोशिश ये करनी है जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अपना और अपने वालिद साहब का या वालदा का, इनके जो NIC नंबर्स हैं इनको एहतियात के साथ एंटर करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको अगर क्योंकि अगर उसमें कोई गलती हुई तो फिर आपकी जो एग्ज़ामिनेशन स्लिप है वो नहीं निकल सकेगी। होपफुली आपको इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशंस मिल गई होंगी, और जिसके मुताबिक आप इसको आगे अपने आप को तैयार कर सकते हैं बिफ़ोर टाइम। अगर मज़ीद कोई पॉइंट अगर मुझसे आपको लगता है कि मिस हो गया और आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आके मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।